नमस्कार दोस्तों, आज हम एसेट्स के बारे में जानेंगे। तो एसेट्स के अंतर्गत जो पहला जो अकाउंट है वो है मिसलेनियस एक्सपेंसेज एसेट्स, अर्थात मिसलेनियस अलग अलग प्रकार के विविध एक्सपेंसेज यानी खर्चे और एसेट्स यानी संपत्तियाँ। तो विविध प्रकार के खर्चे या विविध प्रकार के संपत्तियाँ, तो कंपनी में ये एक प्रकार का खर्चा ही होता है जो अगर कोई व्यक्ति नहीं लेके जाता है तो वो कंपनी की संपत्ति बन सकता है। इसलिए इसका नाम है मिसलेनियस एक्सपेंसेज एसेट्स, अर्थात वो खर्चे जो कंपनी के एसेट्स बन सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल फॉर, आपकी कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है तो कंपनी को उसको सैलरी पे करनी है। तो सैलरी पे करनी है तो कंपनी के लिए जो सैलरी अकाउंट बनेगा वो किस में बनेगा? एक्सपेंसेज। क्योंकि सैलरी अकाउंट का एक्सपेंसेज का नेचर इसलिए होगा क्योंकि वो कंपनी को अपने प्रोडक्शन के लिए या अपनी सर्विस के लिए उसका सैलरी देना पड़ रहा है, कंपनी को उसका भुगतान करना पड़ता है। तो कंपनी का पैसा भुगतान कर रही है जिससे वो अर्निंग कर सकती है, तो वो उसका एक एक्सपेंसेज है। इसलिए जब व्यक्ति आपके पास रहा और अचानक ही वो छोड़ के चला गया, बिना बताए आपको छोड़ के चला गया और सैलरी लेने पता नहीं वो कब आएगा, तो अपन उसको ऐसे रखते हैं कि उसकी सैलरी को एक तरफ सेव रखते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में अपन मिसलेनियस एक्सपेंसेज एसेट्स के अंतर्गत हम उसकी सैलरी को रख देते हैं कि वो जब आएगा तब हम उसको वो सैलरी उसकी दे देंगे। अर्थात ऐसे अलग प्रकार के खर्चे हो गए। अब वो एसेट्स में कब बदलेंगे? जब ईयर एंडिंग हो जाती है तब तक अगर वो व्यक्ति लेने नहीं आ गया, बाय चांस पूरा साल का प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, बैलेंस शीट बन रही है और व्यक्ति लेने आया ही नहीं वो सैलरी, तो अब वो एक्सपेंसेज था जो सैलरी थी उसकी एम्प्लॉय की, अब वो कंपनी के एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि अब वो कंपनी में जमा हो जाएगी, अब उसे नहीं मिलेगी। इसलिए वो एक ऐसे प्रकार के खर्चे जो कंपनी के एसेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेज एसेट्स कहते हैं दोस्त। तो अब हम बढ़ते हैं एसेट्स के दूसरे अकाउंट की तरफ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का अर्थ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका अर्थ होता है निवेश। अब कैसा निवेश? निवेश दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक ऐसे निवेश होते हैं जो कंपनी के एसेट्स बनते हैं, जैसे ये जो इन्वेस्टमेंट टैली सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो आपने ये जो अकाउंट्स है या इसको हम सब ग्रुप भी कह सकते हैं, जैसे ये ग्रुप्स है, एसेट्स ग्रुप है, उसके अंतर्गत ये सब ग्रुप कह सकते हैं। तो ये जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट के अंदर इसके अंतर्गत जो आप एंट्रियाँ करोगे तो वो जो अकाउंट्स डालोगे वो इस सब ग्रुप के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ एसेट्स को ही शो करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों आप ध्यान से एंट्रियाँ करना, क्योंकि एसेट्स इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वो लाइबिलिटी के नेचर्स का होता है और दूसरा नेचर्स होता है उसका एसेट्स का। तो लाइबिलिटीज़ के प्रकार के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट आते हैं उसके अंतर्गत टैली सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये किस प्रकार का एक इन्वेस्टमेंट है जो लाइबिलिटी के अंतर्गत आ रहा है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा एसेट्स के अंतर्गत ही डालते हैं, क्योंकि एक प्रकार के ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होते हैं वो इसी प्रकार के रहते हैं कि कंपनी उससे संपत्तियाँ बना रही होती है, एसेट्स बना रही होती है। उसका उद्देश्य यही रहता है कि वो जो पैसा डाल रही है उसके अंदर वो पैसा उसका बढ़े या अच्छी तरह से सिक्योर रहे, इसलिए वो डालती है। तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंतर्गत ही डालती है। तो बता देता हूँ दोस्तों कि लाइबिलिटी के अंतर्गत कौन से प्रकार के इन्वेस्टमेंट आते हैं। जैसे आपने किसी प्रकार की पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी करवा रखी है, तो हेल्थ पॉलिसी तो जब तक आप बीमार नहीं होंगे तब तक उसका पैसा नहीं आता है। इसी प्रकार आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो पैसा नहीं मिलता है। इसी प्रकार कंपनी में किसी प्रकार की आपने एक पॉलिसी ले रखी है या इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिससे कई बार दुर्घटना होने पर कंपनी का स्टॉक का जो पैसा है वो हमको वापस मिल सके। तो ऐसे जो होते हैं वो एक लाइबिलिटी है। कंपनी की जिम्मेदारी है कि कंपनी इन अपने हेल्थ को या अपने जो लाइफ को या अपने कंपनी के स्टॉक्स को सिक्योर करती है। तो एक कंपनी की एक जिम्मेदारी होती है, इसलिए इनको
एसेट इनको हम एसेट्स में नहीं डाल के जिम्मेदारी के अंदर डालते हैं, लाइबिलिटी के अंतर्गत डालते हैं। तो जैसे आप अकाउंट्स बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है तो वो उसको नीचे रखेंगे, उसका जो अंडर में ग्रुप लेंगे वो लाइबिलिटी का डायरेक्ट ही ले लेते हैं। जबकि टैली सॉफ्टवेयर में एसेट्स के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके अंतर्गत ये एक प्रकार का सब ग्रुप होता है। आप इसी को लेना है, आपको जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एफडी है, आरडी है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, तो ऐसे जो भी अकाउंट्स बनाएंगे वो अपन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत डालते हैं, क्योंकि इनका नेचर एक प्रकार के एसेट्स का रहता है। क्यों, तो मैं इसको समझा देता हूँ किस प्रकार से वो एसेट्स का रहता है। जैसे आपने आरडी करवाई तो ये एक कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसको किसी प्रकार की उसके ऊपर कंपनी के ऊपर बोझ है। ये पैसा तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कर रही है या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए कर रही है, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रही है। उसको इसके ऊपर इन पैसों को लगाने का उसके पास ऐसी कोई मुख्य उद्देश्य या मुख्य वजह नहीं है कि ये लगाना ही लगाना है। वो चाहे तो नहीं भी लगा सकती है, लेकिन वो जो पॉलिसियाँ होती है, हेल्थ है, LIC है, लाइफ इंश्योरेंस है, या फिर डैमेज से बचने के लिए जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो वो तो एक प्रकार की कंपनी को सिक्योर करने के लिए लगाई जाती है। तो वो सब एक जिम्मेदारी है। जैसे आपके एम्प्लॉय है उनको लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं या फिर एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो वो सब कंपनी की एक जिम्मेदारी है, इसलिए वो लाइबिलिटी है। जबकि ये जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, ये तो एसेट्स है, क्योंकि ये तो इसके एक्स्ट्रा सेविंग के लिए या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए लगा रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या है और ये इसको एसेट्स ग्रुप के अंतर्गत क्यों बनाया गया है, लाइबिलिटी के अंतर्गत क्यों नहीं ये शो होता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम बढ़ते आगे फिक्स्ड एसेट्स की तरफ। दोस्तों अब हम एसेट्स के अंतर्गत जो तीसरा अकाउंट है वो है फिक्स्ड एसेट्स के बारे में जानेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या है, कंपनी के वो सारी चीज़ें जो कंपनी अपने खुद के यूज के लिए परचेज करती है, उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदती है, और कंपनी के काम को आसान बनाने के लिए कंपनी उसे परचेज करती है। जैसे कंपनी ने एक मशीन ख़रीदा, तो मशीन बाय चांस आपने 1 लाख का ख़रीदा है कंपनी ने, तो 1 लाख की वैल्यूएशन की उस तारीख को कंपनी के पास वो मशीन के बदले एक एसेट्स बन जाती है, तो उसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। जैसे कंपनी ने एक कंप्यूटर ख़रीदा, तो कंपनी मशीन और कंप्यूटर जो ख़रीद रही है वो उसका बिजनेस नहीं करती है, वो तो सिर्फ अपने काम को आसान बनाने के लिए और उसको बेहतर तरीके से करने के लिए ही ख़रीदती है। तो 25,000 की वैल्यूएशन की उस तारीख को कंपनी की वो एसेट्स बन जाती है। और ये जो एसेट्स होती है दोस्तों, वो क्या होता है कि मूल्यह्रास होता है, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन कम होती जाती है। तो जैसे इस साल अपन ने 25,000 का परचेज़ किया था, लेकिन वो अगले साल उसकी कीमत दोस्तों 22 या 20,000 हो जाती है, तो ये मूल्यह्रास हो जाता है। तो इस प्रकार की जो ये कि मूल्यह्रास होते हैं, तो उनकी कीमत गवर्नमेंट निर्धारित कर लेती है कि हर साल इस कंप्यूटर के ऊपर कितना मूल्यह्रास लगता है या इस मशीनरी के ऊपर कितना मूल्यह्रास लगेगा। 2%, 3%, 15%, 20%, जो भी होता है वो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, तो उसी हिसाब से उसका मूल्यह्रास होता है। तो कंपनी की जो ये संपत्तियां होती है जो वो उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन कम होती जाती है। तो ऐसे सारी संपत्तियों को फिक्स्ड एसेट्स में डालेंगे, जो कंपनी अपने खुद के यूज के लिए लेती है और उसको सेलिंग के उद्देश्य से नहीं खरीदती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इसके अंतर्गत कौन से अकाउंट्स आएंगे। अब बढ़ते हैं एसेट्स के अंतर्गत आने वाले चौथे अकाउंट के बारे में, जो है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स के अंतर्गत यही सबसे बड़ा अंतर होता है कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसकी वैल्यूएशन बढ़ती नहीं है, वो समय के साथ घटती जाती है, जबकि करंट एसेट्स के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, इसकी कभी बढ़ भी जाती है और कभी घट भी जाती है। तो यह सबसे बड़ा अंतर होता है दोस्तों। तो करंट एसेट्स के अंतर्गत
अर्थात चालू संपत्तियाँ वे कंपनी की ऐसी संपत्तियाँ जो कंपनी अपने सेलिंग के उद्देश्य से खरीदती है, उसको बेचने के उद्देश्य से खरीदती है, और ऐसी वे सारी संपत्तियाँ आती है जो घटती और बढ़ती रहती है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो पहली आती है वो है कैश इन हैंड, अर्थात कंपनी के पास कितना कैश पड़ा है वो इसमें लिखा जाता है, वो इसके अंतर्गत अकाउंट बनाया जाता है। तो कैश इन हैंड के अंतर्गत टैली सॉफ्टवेयर में पहले से ही लेजर बना होता है जो कैश के नाम से होता है, और कैश इन हैंड के अंतर्गत जो पेटी कैश और वो सब ड्रॉविंग कैपिटल के अंतर्गत जो ड्रॉविंग अकाउंट है उन सब के बारे में मैं अलग से विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। लेकिन पहले बेसिक जान लेते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर में जो ये आते हैं एसेट्स वो क्या है। तो कैश इन हैंड, तो आपकी कंपनी में कितनी कैश है, इसके यहाँ पर मालिक की जेब में कितनी कैश है उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये तो कंपनी के बारे में बातें हो रही है कि कंपनी के पास कितनी कैश है। तो कैश हमेशा बढ़ती भी है और घटती भी रहती है। इसी प्रकार कंपनी के पास कितना स्टॉक है वो बढ़ता भी है और घटता भी है। स्टॉक इन हैंड में स्टॉक कितना है वो बताएंगे। इसी प्रकार बैंक अकाउंट, तो बैंक के अकाउंट में उसके पास कितना पैसा है वो कभी स्थायी नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी घटता भी रहता है दोस्तों। इसी प्रकार चौथा है वो डिपॉजिट एसेट्स होता है। तो इसे समझ लेते हैं दोस्तों कि डिपॉजिट एसेट्स क्या होते हैं। तो वे सारा पैसा जो कंपनी ने कहीं पर जमा करवाया हुआ है और वो उसको वापस मिलना ही मिलना है, वो उसकी एक प्रकार की संपत्ति है। अर्थात वो पैसा, वो जमा कराया हुआ पैसा जो कंपनी की संपत्ति है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, कंपनी किसी प्रकार का बिजनेस करती है और व्यवसाय में क्या होता है कि किसी से सामान परचेज भी करना रहता है, तो वो जो दूसरी कंपनियाँ होती है वो बोलती है कि आप क्या कीजिएगा कि आप हमारे कंपनी में 25,000 रुपये का पहले तो आप डिपॉजिट करवा दीजिए, जमा करवा दीजिए 25,000 रुपये, तो अब फिर हम आपको माल देंगे, और उसके बाद में जब उसकी एक टाइम पीरियड रहता है कि 1 साल 2 साल 3 साल में हम उसको आपकी डिपॉजिट को जो भी ब्याज सहित है वो हम आपको लौटा देंगे। तो जब तक आपको मेरे साथ बिजनेस करना है तब तक आपको एक प्रकार की डिपॉजिट हमारी कंपनी में करवानी पड़ेगी, एक सिक्योरिटी के रूप में आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे भी एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपने कंपनी ने कहीं पे दुकान रेंट पे ली है, तो उसका मालिक बोलता है कि आप 2 महीने में छोड़ के चले जाएंगे तो मुझे नुकसान हो सकता है, इसलिए आप क्या कीजिएगा कि आप 1 साल की अंतर्गत मुझे 25,000 या 30,000 एडवांस में ही उसका भुगतान 30% 40% एडवांस डिपॉजिट के रूप में मुझे भुगतान कर दीजिए, और बाद में जब आप छोड़ के जाएंगे तो वो मैं भुगतान आपको वापस लौटा दूंगा। तो ऐसे, या फिर आपने तोड़फोड़ की मेरी दुकान के अंतर्गत, तो वो तोड़फोड़ के रूप में उस भुगतान को मैं काट सकता हूँ कि कल उठकर आप उसको टाइम पे खाली नहीं करते हैं या तोड़फोड़ करते हैं तो उसके मैं उसका पैसा आप नहीं देंगे, इसलिए मैं उसको सिक्योरिटी के रूप में ले सकता हूँ। तो वो सब ऐसे अकाउंट्स को क्या करते हैं, वो जो वैसी सारी संपत्तियाँ जो कंपनी जमा करवाती है अपनी बिजनेस को आसान बनाने के लिए या बिजनेस को करने के लिए जमा करवाती है, जो एसेट्स डिपॉजिट यानी जमा और एसेट्स यानी उसकी ही संपत्तियाँ होती है, जो जमा करवाई है वो उसकी एक प्रकार की संपत्तियाँ होती है जो उसको वापस मिलनी रहती है, जो कंपनी को लेनी रहती है, इसलिए इसको डिपॉजिट एसेट्स कहते हैं। और इसके अंतर्गत ये सारे इस प्रकार के एसेट्स इस प्रकार के अकाउंट्स बनाए जाते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं एसेट्स के अंतर्गत आने वाले करंट एसेट्स में 5वें अकाउंट के बारे में, जिसका नाम है लोन्स एडवांसेज एसेट्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि दोस्तों कंपनी अगर किसी को कंपनी ले नहीं रही, यहाँ पर किसी को दे रही है दोस्तों, तो किसी पहचान वाले को या किसी भी कारण से किसी को लोन देती है कंपनी, तो उसका वो पैसा है लोन का, वो तो कंपनी का पैसा है, तो उसका खुद का एसेट्स है, अर्थात वो लेना है उससे, तो वो एक प्रकार की वो एक एसेट्स है। जो कंपनी का पैसा है वो लोन के रूप में वो दे रही है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं लोन्स एसेट्स एंड एडवांसेस। अगर किसी, जैसे आपके पास एम्प्लॉय है कंपनी में और एम्प्लॉय को कुछ पैसों की एडवांस में ज़रूरत रहती है, तो अगर वो एडवांस में कुछ सैलरी ले लेता है तो उसको फिर एडवांसेस एसेट्स में डालते हैं। तो कंपनी जब किसी को एडवांस या किसी को लोन देती है
जो उसी की संपत्ति है तो उसको लोन्स एंड एडवांसेज एसेट्स के अंतर्गत डालते हैं। ऐसे सारे अकाउंट को लोन्स एंड एडवांसेज एसेट्स में डाला जाता है। और एसेट इसलिए होती है क्योंकि वो एक प्रकार की कंपनी की ही संपत्तियाँ रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब एसेट्स के अंतर्गत में ही करंट एसेट्स में जो छठा अकाउंट्स आता है वो है सैंड्री डेबिटर्स, अर्थात देनदार, कंपनी को पैसा देने वाले। कंपनी में क्या होता है दोस्तों कि कई बार कंपनी जब बिजनेस करती है तो लोगों को उधार में भी सामान देना पड़ता है, तो बोलते हैं कि मैं आपको 2 दिन बाद में वो पैसा उसका दे दूंगा। तो उसको सेव रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ऐसे अकाउंट को, जैसे मोहन ने उधार खरीदा तो मोहन को सैंड्री डेबिटर्स में रखेंगे। उसका जो लेजर बनेगा मोहन का अकाउंट्स, जो उसका अंडर में बनेगा वो होता है सैंड्री डेबिटर्स। और उसका नेचर कैसा हुआ, वो उसका नेचर हुआ एसेट्स का, क्योंकि वो पैसा आने वाला है, कंपनी कोई संपत्ति है, उसने कुछ इतने रुपए के वैल्यूएशन की उसको कुछ चीज़ बेची है जिसका उससे उतना रुपए का पैसा लेना है, ये कंपनी की एसेट्स है, इसलिए इसको सैंड्री डेबिटर्स के अंतर्गत ये एसेट्स में सैंड्री डेबिटर्स आता है। तो ऐसे सारे अकाउंट्स सैंड्री डेबिटर्स में बनाए जाते हैं दोस्तों। तो अब इनकम और एक्सपेंसेज क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे।